नमस्ते, नमस्कार प्यारे बच्चों, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग सभी बच्चों को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी बच्चे एकदम बढ़िया, एकदम मस्त, दुरुस्त, तंदुरुस्त होंगे और सभी बच्चों को आवाज़ भी मेरी आ रही होगी। तो दिल से प्रणाम है सभी बच्चों को, नमस्कार है भाई, राधे राधे है, जय श्री कृष्णा है, वेलकम टू ऑल। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग सभी एकदम बढ़िया, एकदम मस्त होंगे। तो चलो भाई, आ जाओ। ठीक है, चलो, बहुत अच्छे से चीजें आपको समझ आ रही होंगी, जबकि ऋषभ जी जो हैं ये बोल रहे हैं समझ ना आ रहा। फिर से अब पता नहीं क्या समझ नहीं आ रहा इनको। आवाज आ रही है आप लोगों को? ये बताओ। चलिए तो भाई आ जाइए, आज इस टॉपिक को हम करते हैं खत्म, कोशिका वाले टॉपिक को। तो कोशिकांग आप लोगों को मैं पढ़ा रही हूँ, आ जाइए। आज ये कोशिकांग फाइनली हम लोग खत्म करने वाले हैं। तो ये जो कोशिकांग है बेटा, कोशिका के अंदर सेल ऑर्गेनल जिसको आप बोलते हो, इसमें हमने बहुत सारी चीजें कर ली हैं। अब आपके कुछ कुछ कोशिकांग बचे हुए हैं। जैसे आज हम शुरुआत देने वाले हैं राइबोसोम के साथ। ठीक है, चलो आ जाओ, तो लिख लो बेटा राइबोसोम। राइबोसोम्स, आज हम शुरुआत करेंगे कोशिकांगों की राइबोसोम के साथ। राइबोसोम। तो कल मैंने आप लोगों को प्लास्टिड के बारे में, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ये सारे बता दिए थे, है ना। और कल ही हम लोगों ने पढ़ ली थी कुछ और चीजें, जैसे कि मैंने आप लोगों को कल की क्लास में बताया था सेंट्रोसोम के बारे में, वैक्यूल के बारे में। ठीक है, ये सारी चीजें कल हम कर चुके थे। ठीक, चलो भाई, गोपाल जी धन्यवाद, शुक्रिया। अच्छा जी, आज मेरा डांस देख रहा था नवीन सर की आईडी में, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, देख लिया। तो चलो अब आगे बात करते हैं भाई, राइबोसोम के बारे में बात चलेगी अब हमारी। राइबोसोम जो होते हैं, इनकी जो खोज करी थी वो किसने करी थी? राइबोसोम की जो डिस्कवरी करी थी वो करी थी पेलाडे ने। ठीक है, राइबोसोम की जो डिस्कवरी करी थी वो करी थी पेलाडे ने, प्यारे बच्चे, पेलाडे। ठीक है, पेलड या पेलाडे बोल देते हैं इनको, इन्होंने राइबोसोम की खोज करी थी। अब ये जो राइबोसोम होते हैं, इनके बारे में और क्या पॉइंट याद करने हैं। राइबोसोम को बोला जाता है प्रोटीन फैक्ट्री। ठीक है, इन्हीं को बोलते हैं हम लोग प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। तो इन्हीं को बोला जाता है कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री। ये आपको पूछा जा सकता है कि प्रोटीन फैक्ट्री कौन सा कोशिकांग है, तो आप बता देंगे प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं हम लोग किसको, प्यारे बच्चे? राइबोसोम को। क्यों बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री? क्योंकि ये जो राइबोसोम होते हैं ना, ये आपके एक आरएनए होता है, राइबोसोमल आरएनए जो होता है, उससे मिलकर बने होते हैं। तो इसीलिए राइबोसोमल आरएनए का काम होता है प्रोटीन बनाना। तो इसीलिए इनको भी हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री। तो ये भी प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं, यानी जो राइबोसोमल आरएनए ने प्रोटीन बनाई है उसका संश्लेषण करने का काम करते हैं ये जो राइबोसोम होते हैं। अगला पॉइंट क्या लिखोगे? ये लिखना, ये आरएनए के बने होते हैं, ये आरएनए के बने होते हैं बेटा। ठीक है, आरएनए क्या होता है मैडम जी? तो बेटा जब हम आरएनए की बात करते हैं तो आरएनए 3 तरीके का होता है, वो तीनों टाइप मैं आपको अब बताने वाली हूँ। ठीक है, तो ये किसके बने होते हैं? आरएनए के बने होते हैं। तो लिख लेना पहले, दीज आर फॉर्म्ड बाय आरएनए। तो ये आरएनए के बने होते हैं, आरएनए से बने होते हैं ये। अब मैम जी आरएनए क्या होता है ये हमें आप बताएं, यानी कि ये आरएनए क्या है, या और भी कई आरएनए होते हैं? तो बेटा इधर देखो, मैं यहाँ पे बता रही हूँ। अगर हम आरएनए की बात करते हैं, अगर हम आरएनए की बात करते हैं तो आरएनए 3 तरीके का होता है। ठीक है, कौन कौन सा होता है? एक होता है बेटा, पहले नंबर पर होता है आरएनए, आरएनए जिसका पूर्ण रूप होता है राइबोज आरएनए, राइबोज आरएनए। ठीक है, या राइबोसोमल आरएनए इसको हम बोल देते हैं। तो मैं पूर्ण रूप लिखवा देती हूँ आपको, लिख लो, राइबोसोमल आरएनए बोलते हैं। अच्छा, आरएनए की फुल फॉर्म होती है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अब राइबो न्यूक्लिक एसिड जो है, जो आरएनए है, ये 3 तरीके का है। सबसे पहला है आरएनए। तो आरएनए की फुल फॉर्म क्या है? तो इसको बोलते हैं हम राइबोज आरएनए, इसको हम लोग बोलते हैं राइबोज आरएनए, या इसी को हम राइबोसोमल आरएनए बोलते हैं, राइबोसोमल आरएनए। तो ये दोनों फुल फॉर्म होती हैं इसकी, आरएनए की।
तो आरएनए को राइबोज आरएनए या राइबोसोमल आरएनए के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ठीक है भाई, समझ में आ गया बात? क्लियर? आ जाओ। अब भैया ये मुझे लग रहा है कोशिका वाले चैप्टर को 1 हफ्ता हो गया है, और इससे डीप और क्या पढ़ाऊं ये बताओ। आप ये चाहते हो कि 1 महीने में ही कोशिका का चैप्टर खत्म कराऊं? ये बताओ, इससे डीप और क्या हो सकता है? कोशिका का चैप्टर आप लोगों का 1 हफ्ता हो गया चलते चलते, और अभी भी ये खत्म नहीं हुआ है। डीप पढ़ा रही हूं, जब तो चीजें खत्म नहीं हुई है बेटा। इससे डीप और क्या पढ़ना चाहते हो? इससे और नए फैक्ट क्या पढ़ना चाहते हो आप? आपको नीट की परीक्षा नहीं देनी है, उतना भी एग्जाम डीप नहीं आता जितना आप समझ रहे हो चीजों को। जितने भी मैं फैक्ट लिखवा रही हूँ सब आपके एग्जाम के कंक्लूजन से उठाकर लेकर आई हूं मैं, और यही सब आपके फैक्ट हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, राइबोज आरएनए या राइबोसोमल आरएनए होता है आरआरएनए। ठीक है, पहला तो ये हो गया। दूसरा जो आरएनए का टाइप होता है वो होता है एमआरएनए। दूसरा जो टाइप होता है बेटा वो होता है एमआरएनए। एमआरएनए की फुल फॉर्म है मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए, या हिंदी में बोलते हैं संदेशवाहक आरएनए। संदेशवाहक आरएनए, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं भाई संदेशवाहक आरएनए। क्लियर? तो ये हो गया तीसरा टाइप आरएनए का। और जो सेकंड टाइप, और जो तीसरा टाइप होता है ना आरएनए का, वो होता है प्यारे बच्चों आपका टीआरएनए। टीआरएनए, टीआरएनए जिसको बोलते हैं ट्रांसफर आरएनए, यहां लिख रही हूं, जिसको बोलते हैं ट्रांसफर आरएनए, यानी हिंदी में बोलते हैं स्थानांतरित, स्थानांतरित आरएनए, स्थानांतरित आरएनए। तो 3 तरीके के आरएनए होते हैं प्यारे बच्चों। इनमें सबसे मेन, सबसे मुख्य आरएनए जो होता है वो होता है आरआरएनए। ये सबसे मुख्य आरएनए है बेटा, सबसे मुख्य आरएनए होता है आरआरएनए। ये आरएनए ही प्रोटीन बनाने का काम करता है, और यही वाला आरएनए जुड़ा होता है राइबोसोम पर। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि राइबोसोम पर कौन सा आरएनए आकर जुड़ता है, तो आप बताओगे आरआरएनए। तो राइबोसोम मैंने लिखवाया है कि आरआरएनए के बने होते हैं। अब ये जो आरआरएनए है इसका काम होता है प्रोटीन बनाना, इसका काम होता है बेटा प्रोटीन बनाना। तो इसका काम प्रोटीन बनाना है, यानी प्रोटीन फॉर्मेशन है इसका काम। यही वाला आरएनए है जो प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, यही वाला आरएनए है जो प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक है, अब ये वाला आरएनए प्रोटीन का निर्माण कर रहा है, तो मैम ये बाकी के 2 आरएनए क्या काम कर रहे हैं? ये एमआरएनए और टीआरएनए। तो बेटा जब प्रोटीन बन गई, यानी आरआरएनए ने प्रोटीन बना दी, उस प्रोटीन को ट्रांसफर करने का काम करता है टीआरएनए, यानी पूरी कोशिका में उस प्रोटीन को बांट कर आने का काम जो होता है वो होता है टीआरएनए का। और कितनी प्रोटीन बननी है, एक कोशिका को कितनी प्रोटीन की जरूरत है, ये मैसेज लेकर आता है ये मैसेंजर आरएनए। तो सबसे पहले मैसेंजर आरएनए मैसेज लेकर आएगा कि कितनी प्रोटीन की आवश्यकता है। जैसे कि बेटा आप लोगों की जैसे कभी शादी होती है, तो शादी में आप लोग कार्ड छपवाते हो कि भाई हमने 500 कार्ड छपवाए हैं या 1000 कार्ड छपवाए हैं, इतने लोग आएंगे हमारी शादी में, तो इतने लोगों का खाना बनवाते हो। तो हलवाई को ऑर्डर देते हो कि भाई 1000 आदमी का खाना बनना है, या 50 आदमी का खाना बनना है, 500 आदमी का खाना बनना है। वैसे ही आपकी कोशिका में कितनी प्रोटीन की डिमांड है, कितनी कोशिका को प्रोटीन चाहिए, कितनी प्रोटीन बननी है, इस चीज का मैसेज लेकर आता है मैसेंजर आरएनए। तभी तो इसको संदेशवाहक आरएनए बोलते हैं। और ये मैसेज लाकर दे देता है किसको? आरआरएनए को। आरआरएनए उतनी मात्रा में फिर प्रोटीन बनाता है, जैसे हलवाई फिर उतने ही आदमियों का खाना तैयार करेगा, और फिर वो आदमी खाने के लिए आ जाते हैं खाना, और खाना जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है सभी में। वैसे ही फिर उस बनी हुई प्रोटीन को सभी में बांटने का काम करता है टीआरएनए। तो ये होता है बेटा, ठीक है, ठीक है भाई, पेपर में आएगा इस चैप्टर से। शिवम का एक नया क्वेश्चन है ना बेटा, पेपर में नहीं आएगा, ये चैप्टर रखने के लिए कॉपी में सजा देना इसको और अलमारी में रख देना उस कॉपी को, और सालों साल और कई वर्षों तक उस कॉपी को फिर तुम्हें संभाल कर रखना है बेटा। पेपर में आएगा तभी तो पढ़ा रहे हैं हम, ठीक है। आर्मी जीडी की बायो होगी खत्म, पहले फिजिक्स कर लो वहां पे, ठीक है। पेलाडे बेटा, पेलाडे, ठीक है, पेराडे नहीं पेलाडे बोलते हैं, इन्होंने करी थी, ठीक है। चलो आ जाओ, तो बात समझ में आ गई। तो आरएनए मुख्य आरएनए है क्योंकि ये प्रोटीन बनाता है,
उस प्रोटीन का मैसेज कौन लाता है? मैसेंजर आरएनए। और बेटा उस प्रोटीन को स्थानांतरित कौन करता है? ट्रांसफर आरएनए। हमारे जो राइबोसोम है कोशिका के अंदर वो बने होते हैं आरएनए के। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? आ जाओ और बात करते हैं राइबोसोम के बारे में। तो बेटा जो राइबोसोम होते हैं इनके बारे में और क्या बात पढ़नी है आपको? राइबोसोम होते हैं 2 तरीके के। ठीक है, राइबोसोम्स कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। राइबोसोम के प्रकार की अगर बात करें 2, एक होता है 70S राइबोसोम और एक होता है 80S राइबोसोम। ठीक है, एक होता है 80S राइबोसोम। अब 70S राइबोसोम की बात करें तो ये कौन सी कोशिका में पाया जाता है? तो प्यारे बच्चों जो छोटी कोशिका होती है, जो छोटे जीव होते हैं, जैसे कि जीवाणु, आपको पता है जीवाणु बहुत छोटा है, और जीवाणु के अंदर जो कोशिका होती है वो होती है प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक तो आपकी जो प्रोकैरियोटिक सेल है, आपकी जो जीवाणु कोशिका है बेटा, उसके अंदर पाया जाता है 70S राइबोसोम। जबकि जो बड़ी कोशिका है, बड़ी कोशिका जैसे यूकैरियोटिक कोशिका, जैसे यूकैरियोटिक कोशिका प्यारे बच्चे, यूकैरियोटिक सेल, ठीक है, यूकैरियोटिक कोशिका जैसे कि यूकैरियोटिक सेल है, जैसे हम लोग हैं, हमारे अंदर जो कोशिका है उसमें होता है मेनली 80S राइबोसोम। तो एक क्वेश्चन ये भी बनेगा, ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी बनेगा, ठीक है। अजीत जी क्या हुआ बेटा, ये बताओ जल्दी। अजीत जी क्या हुआ ये बताओ। मैम आपने कि आप किसी की मत सुनो बेटा, सुननी तो पड़ेगी सभी की, ठीक है। कि डीएनए होते हैं क्या बेटा? क्या डीएनए? मुझे समझ नहीं आया, ठीक है। चलो तो समझ में आई बात। ये क्वेश्चन आएगा कि राइबोसोम जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका में कैसे राइबोसोम होते हैं और यूकैरियोटिक कोशिका में कैसे राइबोसोम होते हैं। तो आप लोग बताएंगे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर 70S राइबोसोम है और यूकैरियोटिक कोशिका में 80S राइबोसोम है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर, ये जो यूकैरियोटिक कोशिका है इसके अंदर जो कुछ कोशिकांग है, जैसे मैंने बताया था माइटोकॉन्ड्रिया बेटा, जैसे मैंने बताया था आप लोगों को माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें कौन से राइबोसोम होते हैं? तो मैंने बताया था इसके पास भी अपने खुद के राइबोसोम होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के पास। तो आप बताओगे कि पूरी यूकैरियोटिक कोशिका में तो 80S प्रकार के राइबोसोम है, लेकिन उसी यूकैरियोटिक कोशिका में जो माइटोकॉन्ड्रिया रखा है, देखो मान लीजिए ये है एक यूकैरियोटिक कोशिका, ठीक है। इस यूकैरियोटिक कोशिका में जो आपको राइबोसोम मिलेंगे ना वो 80S वाले हैं बेटा, लेकिन इसी यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये, इसके पास भी होता है राइबोसोम। तो बेटा इसमें कौन से राइबोसोम है? तो फिर इसमें आप बताओगे 70S राइबोसोम। तो क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है वो अच्छे से देखना। क्वेश्चन पूछे कि यूकैरियोटिक कोशिका में किस प्रकार के राइबोसोम है, तो आप बताना 80S। लेकिन पूछ ले यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसमें किस प्रकार के राइबोसोम है, तो जब माइटोकॉन्ड्रिया में पूछे तो आप लोग बताकर चलना 70S टाइप के राइबोसोम। बात समझ में आ गई? ठीक है, क्लियर? आशीष जी ऐसी क्या बात है जो आपकी बात सुनी नहीं गई है, ये बताओ, ठीक है, ये बताओ, ठीक है, क्लियर बेटा? समझ में आई बात? आगे बढ़े, चलो। मैं सबकी सुन रही हूँ आशीष जी, आपकी भी सुन रही हूँ बेटा, बट पढ़ाना भी तो पड़ेगा। अगर मैं सुनती रहूंगी तुम्हारी तो ये चैप्टर 1 महीने में भी खत्म नहीं होगा फिर, ठीक है। चलें आगे, चलो भाई। अब ये जो S है ये क्या है? 70 और 80 क्या है बेटा? ये यूनिट है राइबोसोम की। जब छोटी कोशिका होगी तो छोटी छोटी यूनिट के राइबोसोम होंगे, जब थोड़ी बड़ी कोशिका होगी तो बड़ी यूनिट के राइबोसोम होंगे, ठीक है। तो जब आप बात करते हो 70S राइबोसोम की, तो बेटा ये 2 यूनिट से मिलकर बना है, एक तो इसमें 50S और दूसरा 30S। ये दोनों जब मिल जाते हैं, 50 और 30S की यूनिट जब मिल जाती हैं तो वो निर्माण करती हैं 70S राइबोसोम का। अब आप बोल रहे हो मैम 50 और 30 तो 80 हो गया बेटा, 10 यूनिट यहाँ पर जुड़ने में खर्च हो जाती हैं। जब 50 और 30 आपस में जुड़ते हैं तो बेटा 10 यूनिट जो है वो खर्च हो जाती है जुड़ने में,
इसीलिए बचते हैं केवल 70s राइबोसोम। तो जब भी आपको पूछेगा कि 70s राइबोसोम कौन कौन सी 2 यूनिट से मिलकर बने हैं, तो आप बताना ये दोनों यूनिट हैं बेटा, इन दोनों इकाइयों से मिलकर बने हुए हैं जो 70s राइबोसोम होते हैं। क्लियर? वैसे ही 80s राइबोसोम की अगर बात करें तो ये भी 2 यूनिट से जुड़कर बने हैं। एक यहाँ पर 60s यूनिट है और दूसरी यहाँ पर 40s यूनिट है बेटा। अब 60 और 40 तो मैम 100 होता है, आपने यहाँ पे लिख रखा 80, तो वही वाली बात है, जब 60 और 40 आपस में जुड़ते हैं तो यहाँ पर 20 यूनिट का लॉस होता है, यानी यहाँ पर 20s राइबोसोम लॉस हो जाएंगे, यहाँ पर 10s राइबोसोम का नुकसान होगा। तो इसीलिए बचते हैं केवल 80s राइबोसोम। ठीक है, तो जब आपका 60 और 40 आपस में जुड़ेंगे तो बनेंगे 80s राइबोसोम, और आपका जब 50 और 30 राइबोसोम आपस में जुड़ेंगे तो बनेंगे 70s राइबोसोम। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब आगे बढ़े। ठीक है, हाँ बेटा, एक गिनती के तौर पर ही समझो इनको, और कुछ नहीं है, यूनिट के तौर पर समझो, ये यूनिट होती है राइबोसोम की। ठीक है, अब इसमें एस का मतलब क्या है ये पूछ ले, तो ये जो एस लग रहा है ना, इस एस का मतलब है सेव्ड बर्ग, सेव्ड बर्ग। ठीक है, इस एस का मतलब है भाई सेव्ड बर्ग, सेव्ड बर्ग, ये एक साइंटिस्ट का नाम है बेटा, ये एक साइंटिस्ट का नाम है, ये जो सेव्ड बर्ग लिख रहा है ना, ये एक साइंटिस्ट का नाम है, एक वैज्ञानिक का नाम। इसी वैज्ञानिक ने इन यूनिटों के बारे में बताया था कि 50s और 30s मिलकर 70s बनाते हैं, तो उन्हीं के नाम पर इसको आप लोग एस से लिखते हो, सेव्ड बर्ग, ये एक वैज्ञानिक का नाम है, इसी के नाम पर आप इन यूनिटों के पीछे या राइबोसोम के पीछे एस लगाते हो। ठीक है, समझ में आ गई? ठीक भाई, अच्छा पीडीएफ में दिक्कत है विनीत? ठीक है बेटा, मैं आ भी देख लूंगी। ठीक, चलो भाई, समझ में आई बात तो याद रखोगे ये बात भी। आ जाओ, अब आगे बात करते हैं, एक बार और समझा दो, आओ एक बार फिर से सुनो, अपनी आंखों को कानों को खोल के सुनो। ठीक है, राइबोसोम की जो खोज करी थी वो पैलेड ने या पेलाडे ने करी थी। कई बुक्स में पैलेड लिखा होता है, कई बुक्स में पेलाडे, प्रोनाउंसिएशन का मतलब अंतर है, सिर्फ बात वही है। ठीक है, इनको बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल, कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री। क्यों? क्योंकि ये बने होते हैं आरएनए के, राइबोसोमल या राइबोसोम आरएनए के बने होते हैं ये। ठीक है, अब राइबोसोमल या राइबोज आरएनए जो होता है ये बनाता है प्रोटीन, इसीलिए ये जो राइबोसोम होते हैं ये करते हैं प्रोटीन का संश्लेषण। अगर इनका काम आप लोग यहाँ मेंशन करना चाहते हो तो कर लो, ये क्या काम करते हैं? ये प्रोटीन संश्लेषण का काम करते हैं, प्रोटीन संश्लेषण करते हैं बेटा, क्योंकि आरएनए के बने हैं इसीलिए प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं ये। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो ये प्रोटीन संश्लेषण का काम करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस है इनका काम, ये प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं बेटा, प्रोटीन सिंथेसिस। जैसे पौधों के अंदर प्रकाश संश्लेषण होता है, वैसे ही हमारे राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन संश्लेषण का काम करते हैं ये। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब ये जो आप लोगों के राइबोसोम होते हैं जो प्रोटीन संश्लेषण का काम करते हैं बेटा, कछुए में आप लोगों का एक्सोस्केलेटल होता है, बाह्य कंकाल तंत्र। ठीक है, उसका जो खोल है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना है जो उसका बाह्य कंकाल तंत्र का निर्माण करता है। ठीक, चलो आ जाओ बेटा, वेबसाइट पर मिल जाते हैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, जो आपकी नर्सिंग असिस्टेंट या आप लोगों की आर्मी की ऑफिशियल साइट है वहां मिल जाएंगे। चलो, तो बात समझ में आ गई, ये आपको पॉइंट बताया। फिर मैंने बताया कि आरएनए क्या होता है बेटा, आरएनए 3 तरीके के हैं, आरएनए राइबोसोमल आरएनए, एमआरएनए मैसेंजर आरएनए, और टीआरएनए यानी ट्रांसफर आरएनए, स्थानांतरित आरएनए। ये बात भी मैंने आपको समझा दी है। चलो आगे बात करते हैं अब। ठीक है, चलो अब मुझे अगले कोशिकांक पर पहुंचने दो। फिर मैंने आपको बताया कि जो राइबोसोम है ये 2 तरीके के होते हैं, 70s और 80s। 70s राइबोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं, जिसको आप जीवाणु कोशिका भी बोलते हो, क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण जीवाणु ही होता है।
और ATS राइबोसोम यूकैरियोटिक कोशिका में होते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका बहुकोशिकीय जीवों के अंदर होती है, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें कौन से राइबोसोम है, तो फिर वो होते हैं 7TS वाले। ठीक है, समझ में आ गई। अब आ जाओ आगे बात करते हैं। अब आगे बात कर रहे हैं तो अब आप लोगों को क्या पढ़ना है भाई, अगला कोशिकांग। राइबोसोम के बारे में इतने पॉइंट हैं जो आपको पढ़ लेने हैं। अगला कोशिकांग है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। मैं किसी भी बच्चे के कमेंट बेटा देखूंगी ही नहीं अब। रेटिक्यूलम, भैया तुम्हें तो ये लगता है कि बस मैम पढ़ाए ना और कमेंट ही देखती रहें। जब मैं कमेंट ही देखती रहूंगी तो पढ़ाऊंगी कब बेटा, ये बताओ। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जिसको बोलते हैं अंतःद्रव्य जालिका, अंतःद्रव्य जालिका। तो अगला कोशिकांग है बेटा अंतःद्रव्य जालिका, जिसको हम शॉर्ट में ना ER भी बोलते हैं। ER का मतलब होता है अंतःद्रव्य जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ठीक है, इसकी खोज किसने करी थी ये आपको पूछ ले। इसकी डिस्कवरी किसने करी थी, तो बेटा इसकी डिस्कवरी करी थी पोर्टर ने। किसने बेटा, पोर्टर। तो लिख लेना पोर्टर। ठीक है, तो पोर्टर ने करी थी इसकी डिस्कवरी, पोर्टर जी ने। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की। अच्छा, जो ये होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ये कितने प्रकार के होते हैं, तो प्यारे बच्चों ये भी 2 प्रकार के होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम भी। तो लिख लीजिएगा कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं ये भी। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम भी 2 प्रकार के होते हैं बेटा। क्लियर, ये भी कितने प्रकार के होते हैं भाई, 2। तो ये भी कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं, तो बेटा 2 हैं, तो 2 होते हैं। एक है आप लोगों का रफ ER और एक होता है स्मूथ ER। तो लिख लो, पहला है बच्चे रफ ER, रफ ER जिसको आप बोलते हो खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका, खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका, खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका, अंतःद्रव्य जालिका हिंदी में खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका। और दूसरी है प्यारे बच्चे स्मूथ ER, स्मूथ ER। स्मूथ ER मतलब कोमल अंतःद्रव्य जालिका, कोमल अंतःद्रव्य जालिका। ठीक है, तो 2 तरीके की होती है अंतःद्रव्य जालिका, एक होती है खुरदरी, एक होती है कोमल। मैम खुरदरी क्या है, कोमल क्या है, तो आओ पहले मैं तुम्हें एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का डायग्राम दिखा देती हूँ। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का डायग्राम देख लो, उसके बाद मैं समझाती हूँ। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। तो देखो बेटा ये होता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ये डायग्राम अच्छे से आपको दिखेगा, देखो ये है आप लोगों का एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ठीक है, ये डायग्राम है। अब इस डायग्राम को अगर आप देखोगे तो ये जो आपको दिख रहा है ना बर्थडे केक की तरह, ये आपका केंद्रक है बेटा, बर्थडे केक की तरह जो दिख रहा है। ठीक है, अब ये केंद्रक हो गया आप लोगों का, केंद्रक, न्यूक्लियस हो गया। ठीक, और ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है आप लोगों को जो दिया हुआ है, या इसको आप क्या मान सकते हो, कोशिका झिल्ली। ये है आपकी कोशिका झिल्ली। ठीक है, कोशिका झिल्ली जिसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, जो हम पढ़ चुके हैं, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन। अब देखो ये जो आप लोगों के केंद्रक के समीप वाले अंतःद्रव्य जालिका है, ये जो लगी हुई हैं आपको मोती मोती से दिख रहे हैं, ये वाइट वाइट, देखो ऐसे ऐसे, मैं वाइट कलर का ही बना देती हूँ जिससे आपको क्लियर दिखे। ये जो आपको वाइट वाइट मोती जैसे स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, ये लगे हुए हैं बेटा राइबोसोम। ये क्या है, ये है राइबोसोम। ठीक है, तो ये जो आपके अंदर ये है, ये वाले अंतःद्रव्य जालिका, ये है खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका। देखो लिखा भी हुआ है खुरदरी मतलब रफ ER, ये हैं आपके रफ ER। अब रफ ER क्या मतलब क्या है मैम, तो बेटा ये खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका है। अब खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका अगर आपसे मैं पूछूं कहाँ है, केंद्रक के पास है या कोशिका झिल्ली के पास है, बताओ जल्दी। खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका आपको किसके करीब नजर आ रही है, जल्दी बताओ। खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका आपको किसके करीब नजर आ रही है,
जल्दी बोलो बेटा। बेटा जो कछुआ होता है उसका जो खोल है ऊपर का, अगर वो पूछ रहा है तो खोल को आप बता सकते हो वो उसका एक्सोस्केलेटल है। लेकिन उसके इंटरनली पार्ट में जब आप जाओगे, ठीक है, वैसे तो बेसिकली उसके इंटरनली पार्ट में आप जाओगे तो मसल्स का गेन, मसल्स होती हैं उसकी बॉडी के अंदर। बट फिर भी अगर आप ये पूछ रहे हो कि उसका अंत्य कंकाल जो होगा वो क्या होगा, तो उसके खोल से अलग जो होता है वो उसका अंत्य कंकाल माना जाता है। बट कछुआ जो है उसमें बेसिकली जो कंकाल की बात करते हैं वो अंत्य कंकाल का ही पार्ट होता है। ठीक है, समझ में आई बात? तो सॉरी, बाह्य कंकाल का ही पार्ट होता है एक्सोस्केलेटल। ठीक, एंडोस्केलेटल मैम ये शरीर का कंकाल बनाने में सहायक होता है क्या? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेटा शरीर का कंकाल बनाने में तो हड्डियां यूज होती हैं। हम तो कोशिका की बात कर रहे हैं, तो कोशिका के अंदर होता है, ये तो कोशिका के अंदर होता है। तो मैंने आपसे क्या पूछा था कि खुरदरी अंत्य द्रव्य जालिका किसके करीब है, तो आपने बताया केंद्रक के। बिल्कुल सही बात। तो ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि जो अंत्य द्रव्य जालिका होती है दो प्रकार की होती है, जिसमें से खुरदरी अंत्य द्रव्य जालिका किस कोशिकांग के करीब होती है? कोशिका में किस कोशिकांग के करीब खुरदरी अंत्य द्रव्य जालिका पाई जाती है? ऑप्शन दे देगा केंद्रक, कोशिका झिल्ली, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म, ऐसे करके ऑप्शन दे देगा। तो बेटा खुरदरी अंत्य द्रव्य जालिका किसके करीब पाई जाती है? ये होती है केंद्रक के करीब, नियर टू न्यूक्लियस, नियर टू न्यूक्लियस होती है बेटा, ये केंद्रक के करीब होती है। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। दूसरा, आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, स्मूथ यानी कि कोमल अंत्य द्रव्य जालिका जो है, ये किसके करीब है? ये कोशिका झिल्ली के करीब है या केंद्रक के करीब है? तो आप बोलोगे कि मैम ये कोशिका झिल्ली के ज्यादा करीब है, ये कोशिका झिल्ली के ज्यादा करीब है। तो ये भी एग्जाम में आ सकता है कि स्मूथ जो होती है ये किसके करीब होती है? तो आप बताओगे ये करीब होती है कोशिका झिल्ली के। ये नियर टू होती है आपकी सेल मेम्ब्रेन। ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, समझ में आ गई बात? अब देखो केशव आरएनए और डीएनए में अंतर पूछ रहे हैं, जबकि मैंने आपको पिछली क्लास में जब कोशिका वाला चैप्टर पढ़ाया था वहां डीएनए और आरएनए में अच्छे से अंतर बताया था बच्चे। तो मेरे केशव बच्चे पहले आप पहली क्लास देखो जाकर, उसमें मैंने आपको डीएनए और आरएनए में अंतर करा दिया है। ठीक है, चलो आ जाओ आगे बात कर रहे हैं अब। तो हमने पढ़ा अभी कि ये दो तरीके की होती है अंत्य द्रव्य जालिका, खुरदरी और बेटा आप लोगों की कोमल। अब आप लोगों को पूछ ले खुरदरी जो होती है ये कहाँ होती है, तो लिख लो फिर से वही पॉइंट जो मैंने बताया केंद्रक के समीप होती है बेटा, ये केंद्रक के समीप, अभी दिखाया था पिक्चर में, केंद्रक के समीप होती है, नियर टू न्यूक्लियस होती है, केंद्रक के समीप। ठीक है, अब केंद्रक के समीप है तो ये खुरदरी क्यों है? खुरदरी खुरदरी सी क्यों लगती हैं? क्योंकि बेटा इन पर राइबोसोम जुड़े होते हैं। क्या जुड़े होते हैं इन पर? राइबोसोम, राइबोसोम जुड़े होते हैं बेटा इन पर। ठीक है, तो कौन सी अंत्य द्रव्य जालिका पर राइबोसोम जुड़े होते हैं? ये भी क्वेश्चन आएगा। खुरदरी पर, स्मूथ पर, दोनों पर, किसी पर नहीं। तो आप बताओगे कि आप लोगों की जो खुरदरी अंत्य द्रव्य जालिका है ये खुरदरी ही इसीलिए लगती है क्योंकि इस पर मोती के दाने के जैसे राइबोसोम आकर जुड़ जाते हैं। जैसे भाई मोती का दाना होता है, वहां पर आप मोती का दाना कहीं चिपका दो, मान लीजिए ये खुरदरी अंत्य द्रव्य जालिकाएं आपकी, मान लीजिए ये खुरदरी अंत्य द्रव्य जालिकाएं, अब इन पर क्या हो जाए, ऐसे ऐसे राइबोसोम आकर बैठ जाए, ऐसे ऐसे ये राइबोसोम आकर बैठ जाते हैं यहाँ, जिसके कारण ये आपको देखने में खुरदरी खुरदरी सी लगती हैं। तो ये किसकी उपस्थिति के कारण खुरदरी होंगी? राइबोसोम जुड़े होते हैं यहाँ। तो राइबोसोम आर प्रेजेंट हेयर, राइबोसोम्स आर प्रेजेंट हेयर, ये बात याद रखना। तो कौन सी अंत्य द्रव्य जालिका पर राइबोसोम होते हैं? आप लोग बताकर चलेंगे कि खुरदरी पर। ठीक है, और खुरदरी होती है केंद्रक के करीब। अब काम पूछ ले कि भाई खुरदरी अंत्य द्रव्य जालिका का काम क्या है, भाई कार्य क्या है? तो प्यारे बच्चों जब यहाँ पर राइबोसोम जुड़े हुए हैं, और मैंने अभी बताया था राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस, है ना, जो प्रोटीन संश्लेषण करता है वो राइबोसोम करता है। तो इसीलिए खुरदरी अंत्य द्रव्य जालिका का काम भी यही हो जाता है, ये भी करती है प्रोटीन सिंथेसिस। तो यहाँ पे आप लोग लिखना इनका काम भी होता है प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण। ठीक है,
तो खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका का काम भी क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस होता है। ये 3 पॉइंट याद रखने हैं खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका से। और ये जो मैं क्वेश्चन करा रही हूँ ना, ये आपको यूपीएससी लेवल तक के पूछे गए हैं खुरदरी मतलब अंतःद्रव्य जालिका से। अब इससे डीप बता दो क्या पढ़ा दूं तुम्हें, बताओ इससे डीप क्या पढ़ा दूं? ये क्वेश्चन जो मैंने ये पॉइंट लिखवाए हैं ना, ये यूपीएससी में पूछे गए क्वेश्चन है बेटा। तो आपका लेवल तो उससे बहुत डाउन है। क्यों परेशान होते हो, क्यों चिंता करते हो? जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है अच्छे से पढ़ते चलो, ठीक है? चलो आ जाओ, क्लियर? अब आगे बात करें। चलिए अब आगे बात कर रहे हैं भाई कोमल स्मूथ अंतःद्रव्य जालिका की। अगर मैम स्मूथ या कोमल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हम लोग बात करें तो ये जो अंतःद्रव्य जालिका है स्मूथ वाली, गोला कहाँ से आ गया? चलो यहां बता रही हूँ इस वाले पेज पर। कोमल अंतःद्रव्य जालिका, कोमल, ठीक है? स्मूथ, स्मूथ ईआर। अगर हम स्मूथ ईआर की बात करते हैं तो प्यारे बच्चे यहां पर कोई राइबोसोम नहीं है, यहाँ कोई राइबोसोम नहीं है, कोई मोती जैसी संरचनाएं नहीं है, इसीलिए एकदम चिकनी लगती है, एकदम स्मूथ लगती है। तो यहाँ पर राइबोसोम पूछे तो बेटा यहाँ पर राइबोसोम नहीं होते, यहाँ पर राइबोसोम नहीं होते, ठीक है? अब राइबोसोम नहीं है तो इनका कार्य क्या है? इनका कार्य क्या है? या ये लिखो पहले कि ये किसके करीब होते हैं। जैसे अभी अभी बताया था खुरदरे वाले केंद्रक के करीब थे, ये किसके करीब है? तो लिख लेना कोशिका झिल्ली के करीब होते हैं, कोशिका झिल्ली के करीब ये होते हैं बेटा, कोशिका झिल्ली के करीब, ठीक है? कोशिका झिल्ली के करीब होते हैं ये, कोशिका झिल्ली के करीब होते हैं। तो लिखेंगे नियर टू सेल मेम्ब्रेन, नियर टू सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के करीब होते हैं। इनका कार्य क्या होता है मैडम जी? इनका वर्क क्या है? तो यहां पर तो राइबोसोम होते ही नहीं है, इसीलिए बेटा ये करते हैं लिपिड का संश्लेषण। तो लिख लीजिएगा इनका काम होता है लिपिड सिंथेसिस, इनका काम होता है लिपिड सिंथेसिस, लिपिड संश्लेषण करते हैं ये, लिपिड संश्लेषण करते हैं, ठीक है? लिपिड संश्लेषण करते हैं बेटा। लिपिड होता है वसा यानी फैट, तो उसका संश्लेषण करते हैं ये, ठीक है? समझ में आ गई? क्लियर भाई, समझ में आई बात? आगे बात करें। चलो अब आगे बात करें। अब भाई पास मोहन जी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि मजाक कर रहे हो क्या? मैम तुम्हें मजाक लग रहा होगा, ठीक है? ये सब तुम्हें मजाक ही लग रहा होगा, लेकिन जब पेपर में आएगा ना, जब पता चलेगा तुम्हें। चलो आ जाओ अब आगे बात करते हैं। चलो अब आगे बात कर रहे हैं बेटा। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में भी हमने बात कर ली, ठीक? अब कोशिका का कौन सा कोशिकांग बचा? क्रोमोजोम, क्रोमोजोम, गुणसूत्र। अब बात करेंगे भाई गुणसूत्रों की, गुणसूत्र। तो प्यारे बालकों गुणसूत्र जो हैं इनको किसने खोजा था? जल्दी बताओ, गुणसूत्रों की खोज किसने करी थी? जल्दी बताएंगे। किसी बच्चे को पता है? तुम बहुत ज्यादा वो बन रहे हो एक्सपीरियंस्ड वाले बच्चे। खोज तो बताओ बेटा। डिस्कवरी, वॉल्डेयर, ठीक है? तो वॉल्डेयर आप लोग बता सकते हो, पहले इंग्लिश में लिख लो। वॉल्डर बोल देते हैं या वॉल्डेयर, इन्होंने, ठीक है, गुणसूत्रों की खोज करी थी प्यारे बच्चे। वॉल्डर या वॉल्डेयर? हाँ भाई, इतना नहीं पढ़ते बिल्कुल। चलो आगे आ जाओ। अब बात करते हैं कि गुणसूत्र क्या करते हैं बेटा, गुणसूत्रों का काम क्या होता है, या ये गुणसूत्र कैसे दिखते हैं? तो लिख लीजिएगा धागे नुमा संरचनाएं, धागे नुमा, धागे नुमा संरचना, ठीक है? कोशिका के अंदर क्या होती है बेटा? ये धागे नुमा संरचना है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। तो आपको ये एग्जाम में पूछा जाता है कि कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है उसमें धागे नुमा संरचना जो होती है उनको क्या कहते हैं? तो कोशिका के अंदर जो केंद्रक है, केंद्रक में धागे जैसी संरचना, उन्हीं को बोलते हैं गुणसूत्र, क्रोमोजोम। अब क्रोमोजोम जब धागे जैसी संरचना है, धागे के जैसा, धागा तो तुमने देखा है धागे की तरह पड़े रहते हैं, तो इनको एक नाम से जाना जाता है, इनको बोलते हैं क्रोमेटिड थ्रेड। क्या बोलते हैं बेटा? क्रोमेटिड,
क्रोमेटिड थ्रेड। तो कई बार ये भी आता है एग्जाम में कि जो क्रोमेटिड थ्रेड होते हैं, क्रोमेटिड क्रोमेटिड धागे जो होते हैं ये क्या हैं? तो बेटा क्रोमेटिड धागे होते हैं गुणसूत्र। जब गुणसूत्र धागे के समान दिखाई दे, जब क्रोमोसोम हमें धागे के समान दिखाई दे, उसी को हम लोग बोल देते हैं क्रोमेटिड धागे, यानी कि क्रोमेटिड थ्रेड। चलो दिखाती हूँ तुम्हें, दिखाती हूँ बेटा। क्रोमेटिड थ्रेड यानी कि धागे के समान जो संरचनाएं होती हैं आपके, देखो ये यहाँ पे देखो, ये वाला, ये धागे के समान संरचनाएं तुम्हें दिखाई दे रही हैं। ठीक है, ये जैसे धागे पड़े हुए हैं, देखो जैसे धागे होते हैं वैसे। तो गुणसूत्र जब आप लोगों के इस तरीके के हों तो इनको बोल दिया जाता है क्रोमेटिड। क्या बोल देते हैं फिर इन्हें? क्रोमेटिड। लेकिन जब यही धागे जैसी संरचनाएं अरेंज हो जाती हैं, अरेंज मतलब ऐसे बना लेती हैं स्ट्रक्चर, देखो ये रहे ये, तो इनको बोल दिया जाता है फिर गुणसूत्र। समझ में आ रही है ना बात? ठीक है, समझ में आ रही है ना बात? बोलो। तो बेटा याद रखना कि आवाज नहीं आ रही है, आवाज को क्या हुआ? आवाज को क्या हुआ? आवाज तो बिल्कुल सही है बेटा, सही आ रही है। चलो अब आगे बात कर रहे हैं। तो हमने क्या पढ़ा अभी? आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि जो केंद्रक होता है, कोशिका का केंद्रक, उसमें कुछ धागे जैसी संरचनाएं पड़ी रहती हैं जो आगे चलकर गुणसूत्रों का निर्माण करती है। इन धागे जैसी संरचनाओं को क्या कहते हैं? तो बेटा आप बताओगे, इन धागे जैसी संरचनाओं को कहते हैं क्रोमेटिड या क्रोमेटिड थ्रेड। तो कई बार गुणसूत्र तुम्हें ऐसे दिखते हैं, धागे जैसे, और फिर धीरे 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 ये अपनी शेप में आ जाते हैं ऐसे, जैसे यहाँ दिख रहे हैं। तो तब ये कहलाते हैं गुणसूत्र, क्रोमोसोम। ठीक है, तो गुणसूत्रों का जो निर्माण होता है ना, वो क्रोमेटिड थ्रेड से ही होता है। क्रोमेटिड धागे हैं, इन्हीं से गुणसूत्र बनते हैं। तो वही मैंने लिख रखा है कि क्रोमेटिड थ्रेड से क्या बनेंगे यहाँ पर? गुणसूत्र आप लोगों के। ठीक है, चलो आओ आगे बात करते हैं। अब यहीं पर मैं एक चीज भी लिखवा देती हूँ इसी से संबंधित, यहां पर कर कर, ये क्रोमेटिड थ्रेड कहां पर पाए जाते हैं भाई? केंद्रक में पाए जाते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं बेटा? केंद्रक में पाए जाते हैं। समझ में आई? कहाँ होते हैं ये क्रोमेटिड थ्रेड? न्यूक्लियस में होते हैं। ये बात भी समझ जाना। तो दो क्वेश्चन यहीं से टपक पड़ेंगे आपको। आपने बता दिए कि एक तो क्रोमेटिड थ्रेड ही आगे चलकर गुणसूत्रों का निर्माण करेंगे, और ये कहाँ होते हैं? आपके केंद्रक में। देखो होता क्या है, सबसे पहले बने क्रोमेटिड थ्रेड, फिर ये क्रोमेटिड थ्रेड ऐसे ऐसे करके अरेंज हो गए, गुणसूत्र बनते चले गए, और वही गुणसूत्र आपस में जुड़ गए तो तुम्हारा डीएनए बन गया, और उसी डीएनए के छोटे छोटे सेगमेंट तुम्हारे जीन बन गए। तो देखो एक ही चीज पूरी चीज का निर्माण कर रही है। ये क्रोमेटिड थ्रेड जुड़े, क्रोमोसोम बने, क्रोमोसोम जुड़ गए, तुम्हारा डीएनए बना, डीएनए पर ही जो सेगमेंट है पूरे, उन्हीं को आप फिर जीन बोल देते हो। ये सेगमेंट होता है। ठीक है, चलो आगे बात कर रहे हैं। अब क्रोमोसोम काम क्या करते हैं बेटा? क्रोमोसोम काम क्या करते हैं? तो ये लिंग का निर्धारण करते हैं। लिंग का निर्धारण बेटा, ये लिंग का निर्धारण करते हैं, यानी कि ये क्या करते हैं? सेक्स डिटर्मिनेशन करते हैं। तो ये लिंग का निर्धारण करते हैं। लिख लीजिएगा, सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन करते हैं बेटा ये, यानी कि लड़का होगा या लड़की होगा, ये गुणसूत्र ही डिसाइड करेंगे आगे चलकर। तो गुणसूत्र ही डिसाइड करते हैं कि लड़का होगा या लड़की होगी बेटा। कैसे? अब आ जाओ बात करते हैं कि हमारे अंदर गुणसूत्र कितने होते हैं और किस तरीके से गुणसूत्र डिसाइड करेंगे कि जो लड़का होगा बच्चा या लड़की होगी। तो अगर हम हमारे शरीर की बात करते हैं बच्चे, अगर हम ह्यूमन की बात करते हैं, अगर हम मानव की बात करते हैं, तो मानव के अंदर जो गुणसूत्रों के जोड़े, या आपको याद रखना है कि कुल गुणसूत्र कितने हैं हमारे अंदर, जल्दी बताओ हमारे अंदर कुल गुणसूत्र कितने हैं भाई? टोटल क्रोमोसोम कितने हैं हमारे अंदर?
टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना है? टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना है? क्रोमोसोम, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना है भाई हमारे अंदर? तो आप लोग बताओगे कि टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है हमारे अंदर 46। कितना है भाई? 46। वहीं आपको दूसरा क्वेश्चन पूछ ले कि हमारे अंदर गुणसूत्रों के जोड़े कितने हैं। इस बार क्या लिख रही हूं यहां पर? पेयर। इस बार क्या लिख रही हूं? पेयर, यानी गुणसूत्रों के जोड़े कितने हैं। तो जोड़े होते हैं 23। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि मानव में कुल गुणसूत्र कितने हैं, तो आंसर करना 46। पूछ ले मानव में गुणसूत्रों के जोड़े कितने हैं, तो आंसर करना बेटा 23। अगर तुम 46 को 2-2 के पेयर में रख दो तो कितने जोड़े बनेंगे? 23 ही तो बनेंगे, है ना? 23 ही तो बनेंगे भाई। क्लियर? तो जब भी तुम गुणसूत्रों को 2-2 के पेयर में जोड़ दोगे तो भैया ऐसे 23 जोड़े आपके तैयार हो जाएंगे। ठीक, अब इन 23 जोड़ों को भी कितने प्रकार में बांटा गया है? तो ये जो गुणसूत्रों के 23 जोड़े हैं इनको बांटा गया है बेटा 2 टाइप्स में। इनको बांटा गया है 2 प्रकार में। कौन कौन से? एक होते हैं ऑटोसोम, ऑटोसोम, ऑटोसोम क्रोमोसोम। ठीक है, ऑटोसोम क्रोमोसोम, यानी कि जिनको बोलते हैं हिंदी में दैहिक गुणसूत्र, दैहिक गुणसूत्र। ठीक है, और दूसरे होते हैं बेटा आलोसोम, आलोसोम। दूसरे होते हैं आलोसोम, या इन्हीं का दूसरा नाम है सेक्स क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, तो ये होते हैं ओलोसोम या सेक्स क्रोमोसोम, जिनको हम बोलते हैं लिंग गुणसूत्र, लिंग गुणसूत्र। तो अगर हम गुणसूत्रों के 23 जोड़ों की बात करें तो ये जोड़े 2 रूपों में बट जाते हैं। एक होते हैं ऑटोसोम, एक होते हैं ओलोसोम। कभी आपको पूछे कि ऑटोसोम कौन से होते हैं, या 23 में से कितने नंबर के जोड़े हैं जिनको हम ऑटोसोम कहते हैं, तो बेटा नंबर 1 से लेकर नंबर 22 तक के जो जोड़े हैं, जैसे ये पहला जोड़ा, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। तो ये पहले नंबर का जोड़ा हो गया भाई, ये पहले नंबर का है, और ये 22वें नंबर का जोड़ा है। तो 1 से लेकर 22 तक के ये सारे के सारे कहाँ आते हैं? ये सारे के सारे दैहिक गुणसूत्र कहलाते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? तो 1 से लेकर 22 तक के गुणसूत्रों के जो जोड़े हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? ऑटोसोम। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि कितने से कितने नंबर के गुणसूत्रों के जोड़ों को दैहिक गुणसूत्र कहते हैं, तो आप बता देंगे 1 से 22 तक के जो जोड़े हैं उनको कहते हैं हम दैहिक गुणसूत्र। अब बचे कितने? केवल एक बचा भैया, टोटल 23 है, 23 में से 1 से 22 तक के तो ऑटोसोम हो गए, अब बचा केवल एक। तो केवल 23वां जोड़ा जो होता है, केवल 23वां जोड़ा, उसको हम लोग बोलते हैं बेटा, उसको हम लोग बोलते हैं लिंग गुणसूत्र, यानी कि ओलोसोम। समझ में आ गई बात, है ना? समझ में आई बात? केशव क्या बोल रहे हैं, मुझे समझ नहीं आया। बेटा उसमें आप लोगों की बीमारी होती है ये, जिसमें गुणसूत्रों का जो क्रॉसिंग ओवर होता है वो मिसमैच हो जाता है। तो वो जब मैं आपको बीमारियां पढ़ाऊंगी आशीष, वहां बताऊंगी ये बात। ठीक है, समझ में आई बात? क्लियर? केशव क्या बोल रहे हैं बेटा, मुझे समझ नहीं आया, आप क्या लिख रहे हो? चलो मैम, पेपर हिंदी बेटा बायलिंगुअल होता है, पेपर बायलिंगुअल। आ जाओ इधर देखो अब। तो आपको एग्जाम में पूछा कि 1 से 22 तक के जोड़े दैहिक गुणसूत्र, आपको पूछे कि कितने कौन से गुणसूत्रों का जो जोड़ा है जिसको लिंग गुणसूत्र कहते हैं, 23वां। अब ये जो 1 से 22 तक के जोड़े हैं बेटा, 1 से 22 तक के जो जोड़े हैं जिनको आप लोग क्या बोलते हो? जिनको आप बोलते हो दैहिक गुणसूत्र, जिनको आप बोलते हो ऑटोसोम, दैहिक गुणसूत्र। तो बेटा ये लड़का हो या लड़की हो, दोनों में एक जैसे होंगे।
चाहे लड़कों के 1 से 22 तक के जोड़े देख लो, चाहे लड़कियों के देख लो, दोनों में ये सेम होते हैं बेटा, दोनों में ये समान होते हैं, ठीक है। और दोनों में समान होते हैं तो क्या होते हैं, एक्स एक्स होते हैं, ठीक है। अगर आप लड़के के 1 से 22 तक के जोड़े देखोगे, एक्स एक्स ही दिखेंगे। अगर आप लड़की के 1 से 22 तक के जोड़े देखोगे, एक्स एक्स ही दिखेंगे। इसीलिए ये जोड़े आप लोगों के, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, दोनों में समान होते हैं, ठीक है, दोनों में समान होते हैं, ठीक। अगर लेकिन आगे बात करें, केशव मुझे बेटा समझ नहीं आ रहा, गाड़ा घी क्या है ये आप जो लिख रहे हो, आओ आगे बात करो। अब अगर आपको पूछे कि जो 23वां जोड़ा है बेटा, जो 23rd नंबर का पेयर है, ये कैसे कैसे रहता है, ये लड़कों में क्या होता है, लड़कियों में क्या होता है, तो बेटा यही 23वां जोड़ा ही डिसाइड करता है लिंग का निर्धारण कैसे होगा, होने वाला बच्चा लड़का होगा या लड़की, वो यही डिसाइड करता है। अगर 23वें जोड़े का सीक्वेंस अगर आप लड़कों में देखोगे, जितने भी लड़के हैं उनके अंदर जो 23वां जोड़ा है वो क्या रहता है, तो आप बताना एक्स और वाई, एक्स और वाई, ठीक है। 23वें जोड़े तक आते आते जो ये एक्स गुणसूत्र है ना, ये लड़कों में आधा टूट जाता है, ऐसा ऐसे हो जाता है, तो ये वाई बन जाता है बेटा, ये क्या बन जाता है, वाई बन जाता है। तो अगर किसी के अंदर ये 23वें जोड़े का जो सीक्वेंस है अगर टूट गया है और टूटकर वाई बन गया, यानी एक्स वाई बन गया, तो फिर वो लड़का पैदा होगा। अगर ये 23वें जोड़े का सीक्वेंस बाकी के 22 के जैसा ही रह गया, जैसा था वैसा ही रह गया, यानी एक्स एक्स ही रह गया, तो फिर वो गर्ल्स पैदा होती हैं, लड़की पैदा होती है, ठीक है। तो सेक्स डिटर्मिनेशन करने का जो काम होता है वो कौन से जोड़े का होता है, 23वें जोड़े का। कौन सा गुणसूत्रों का जोड़ा है जो लिंग का निर्धारण करता है, आप बताएंगे 23वां। और लड़कियों के अंदर जो 23 के 23 जोड़े हैं वो पूरे के पूरे एक्स एक्स ही हैं। अगर लड़कियों की बात करें तो 23 के 23 जोड़े जो हैं बेटा, 23rd के 23rd पेयर लड़कियों में एक्स एक्स ही हैं, जबकि लड़कों के अंदर जो 23वां जोड़ा है उसका सीक्वेंस बदल गया है, एक्स वाई हो गया है। तो अगर एक्स वाई हो रहा है तो लड़का होगा, एक्स एक्स ही है, सारे के सारे एक जैसे हैं, तो लड़की होगी। समझ में आ गई बात, ठीक है, ठीक है। हाँ मनोज जी बिल्कुल ठीक बेटा। तो ये है गुणसूत्रों का रोल, कि गुणसूत्र जो होते हैं ये करते हैं आप लोगों के क्या, लिंग का निर्धारण, ये डिसाइड करते हैं, ठीक है। अब थर्ड जेंडर कैसे होंगे, तो उसमें बेटा बीमारी होती है। उसमें बीमारी क्या होती है कि हमारा जो 23वां जोड़ा है कई बार ये ऐसे कॉपी बना लेगा, ऐसे एक्स एक्स वाई कर देगा 23वां जोड़ा लड़कों के अंदर, तो उनके अंदर लड़कियों वाले गुण आ जाते हैं, शरीर उनका लड़कों के जैसा हो जाएगा, लेकिन कुछ लक्षण उनमें लड़कियों के जैसे आ जाते हैं, फिर वही हो जाते हैं थर्ड जेंडर आप लोगों के, ठीक है। कौन सा जोड़ा बेटा, ये भी 23वां जोड़ा है जो लड़कियों में बांझपन करता है। अगर यही 23वें जोड़े का सीक्वेंस लड़कियों के अंदर ऐसे हो जाए तो लड़कियों में बांझपन आ जाता है फिर, ठीक है। ये होती है ये आप लोगों की टर्नर सिंड्रोम बीमारी। तो बीमारियां जब पढ़ाऊंगी तब पढ़ूंगी, ठीक है, ठीक है। तो ये तो अलग बात है, ये बीमारियां होती हैं, ये जेनेटिक डिसऑर्डर हैं जिनको मैं पढ़ाऊंगी आपको बीमारियों को बाद में, अभी हम गुणसूत्र पढ़ रहे हैं, तो ये करो, ठीक है। अच्छा मैम मेरा 35 क्वेश्चन पार हो गया था। अच्छा केशव बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है, बहुत बढ़िया, चलो समझ में आई बात, चलो। चलो तो बेटा अब आप लोगों के कोशिका के अंदर पाए जाने वाले जो मुख्य कोशिकांग थे वो सारे कवरअप मैंने करा दिए हैं। अब मैं आपको कल की क्लास में पढ़ाऊंगी कोशिका विभाजन यानी कि सेल डिवीजन, ठीक है बेटा, समझ में आई बात, ठीक भाई सभी बच्चों को।
मैटर का पौधा पढ़ा दीजिए, मटर का पौधा पढ़ा दीजिए। मटर का पौधा जेनेटिक्स वाले चैप्टर में या बाद में मैं आपको बोटनी वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगी बेटा। और मटर के पौधे से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। चलो आओ आगे बात कर रहे हैं अब। ठीक है भाई, आगे बढ़े भाई, चले। चलो, अब आप लोगों को कल की क्लास में मैं बताने वाली हूँ सेल डिवीजन और कोशिका विभाजन। एक छोटा सा चार्ट मैं बनाना चाहती हूँ। अगर हम सेल डिवीजन की बात करते हैं, कोशिका विभाजन की, तो प्यारे बच्चों जो आपकी कोशिका है, कोशिका को सबसे पहले विभाजित होते देखा था एक साइंटिस्ट ने, जिनका नाम था रुडोल्फ वर्च्यू। ठीक है, रुडोल्फ वॉन वर्च्यू, ये साइंटिस्ट थे बेटा एक। इनको वर्च्यू के नाम से बहुत ज्यादा जाना जाता है, रुडोल्फ वॉन वर्च्यू। इन्होंने सबसे पहले कोशिका को विभाजित होते देखा था, या कोशिका विभाजन के बारे में बताया था। और इन्होंने एक बात बताई, फिर एक लाइन दी इन्होंने बोला था ई सेल्यूला, ई सेल्यूला, ओमिनी सेल्यूला, ई सेल्यूला। इन्होंने एक लाइन दी थी, ओमिनी सेल्यूला, ओमिनी सेल्यूला, ई सेल्यूला, ये बात बताई थी इन्होंने। एक लाइन दी, ओमिनी सेल्यूला, ई सेल्यूला। इस लाइन का मतलब क्या था कि पुरानी कोशिकाओं से नई कोशिकाओं का जन्म होता है। मतलब अगर कोई पुरानी कोशिका है, वही डिवाइड होकर आगे चलकर नई कोशिकाओं को जन्म देती है। तो इन्होंने एक लाइन दी, ओमिनी सेल्यूला, ई सेल्यूला। ठीक है, तो ये वाली बात हम करेंगे कल की क्लास में। ठीक, तो सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन के बारे में सबसे पहले रुडोल्फ वॉन वर्च्यू जी ने बताया था। इन्होंने ही सबसे पहले इस टर्म को दिया था। ठीक है, समझ में आ गई बात? ठीक है, क्लियर? अब आगे बात करते हैं बेटा। अब अगली क्लास में पढ़ेंगे ये वाला टॉपिक। ठीक, चलिए। तो नहीं बेटा, रुडोल्फ वॉन वर्च्यू ये कोशिका वाले चैप्टर वाले। ठीक है, चलो, तो धन्यवाद सभी का, नमस्कार। मिलते हैं कल की क्लास में सेल डिवीजन वाले टॉपिक के साथ। ठीक, धन्यवाद।